Hello everyone. So today we are here again to continue with our chapter number 6, that is colonialism and the city. In the last two videos we have studied some portion of this chapter और इसमें हमने देखा था कि आपके कॉलोनियल रूल में जैसे कि आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में आपकी जो मॉडर्न सिटीज़ एमर्ज हो रही थी वहाँ पे किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वहाँ की सिटीज़ को एक बूस्ट दिया, वे सब डेवलप हुई। लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं इंडियन सिटीज़ से तो यहाँ की सारी सिटीज़ जो हैं वो डी अर्बनाइज हो रही थी, कोलैप्स हो रही थी। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि यहाँ के रीजनल पावर्स कोलैप्स हो चुके थे, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था। ओके। और फिर हमने देखा कि दिल्ली जो थी, नई दिल्ली बनने से पहले न जाने कितनी बार दिल्ली बनी और बिगड़ी। फिर हमने शाहजहानाबाद देखा, किस प्रकार से शाहजहानाबाद को पूरे के पूरे दीवार के अंदर पूरा उसको बना के रखा हुआ था। उसमें चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार and everything we have studied here. Then afterwards we have seen that there were some kind of inequality between the rich and the poor. यानी जितना खूबसूरत शहर शाहजहानाबाद था, जहाँ पे वहाँ पे रॉयल प्रोसेशंस हुआ करते थे, लोग जहाँ सेलिब्रेट करते थे, तो वे सब लोग उसका हिस्सा नहीं बन पाते थे। कुछ ही मैन जो थे, स्पेशली मैन, वे लोग उसको एंजॉय करते थे। और उसमें जो आपके गरीब और अमीर थे, तो जो अमीर थे वो बड़ी बड़ी हवेलीज़ में रहा करते थे और जो गरीब थे उनके कच्चे घर होते थे। ओके। देन वी हैव सीन कि आपके जो ब्रिटिश थे, जब तक कि उनकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तब तक जो है उनका ख़ास ध्यान दिल्ली की तरफ नहीं गया। लेकिन 1911 में जब दिल्ली आपकी कैपिटल बनी ब्रिटिश इंडिया में, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। देन वी हैव सीन द ब्लैक एरियाज़ एंड द वाइट एरियाज़। द ब्लैक एरियाज़ द एरियाज़ वेयर द इंडियंस लिव्ड, और वाइट एरियाज़ मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे और इनके साथ कोई इंडियंस रहते भी थे तो वे लोग थे जो कि खुद में अपने आप में बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। एंड देन वी आल्सो सीन इन 1792 Delhi College was established and it was seen as a period of Delhi Renaissance. लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पूरा का पूरा चैप्टर आपका एकदम बदल गया, क्योंकि जितनी बहादुरी के साथ और जितनी तेज़ी से 1857 की क्रांति हुई थी और जितना कि ब्रिटिशर्स को इसमें हानि उठानी पड़ी थी और जिस प्रकार से उनको धक्का लगा था, एक झटका लगा था, तो उसका इन्होंने बदला चुकाया और इन्होंने पूरी ज़ोर के साथ 2 साल के वक़्त के अंदर इस क्रांति को दबाया और दोबारा दिल्ली में फिर उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत अच्छा ख़ासा अत्याचार किया। असहाय हेल्पलेस लोगों को मारा, उनके घर जला दिए, लोग अपनी जान बचा के दिल्ली के बाहर भाग गए और बहादुर शाह ज़फ़र अंतिम मुग़ल बादशाह, उसको इन्होंने रंगून भेज दिया और उसके जो पैलेस था उसको पूरी तरीके से उन्होंने किसी को बेकरी बना दिया, किसी को ट्रूप्स में अपना कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अब दिल्ली जो है मुग़ल पास्ट को भूल जाए, उसे कभी ना याद रहे कि कभी यहाँ पे मुग़ल ने शासन किया था। ओके। एंड आफ्टरवर्ड्स दे हैव स्टार्टेड डेमोलिशिंग द मॉस्क्यूज़, यानी मस्जिदों को लोगों ने ख़ास तौर पे नुकसान पहुँचाया, मंदिरों में भी उन्होंने लूट-पाट की, ठीक? और उसके बाद उन्होंने शाहजहानाबाद की वेस्टर्न वॉल को तोड़ा और सिटी को और ज़्यादा एक्सपैंड किया एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन द सिविल लाइन्स एरिया एंड द दिल्ली कॉलेज, जो कि इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया था 1877 में, लोगों ने उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ योर प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। ठीक। यानी ये ब्रिटिशर्स जो अब एक नई राजधानी को बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। सो ना द ब्रिटिश वे आर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। अभी तक ब्रिटिशर्स को दिल्ली की एक इम्पॉर्टेंस, उसकी महत्वता का अच्छा खासा उन लोगों को पता लग गया था। और 1857 की क्रांति के बाद ओके मैनी स्पेक्टेक्युलर इवेंट्स वेयर हेल्ड देयर, यानी उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से वहाँ की चीज़ों को बदल दिया, ठीक है, अपने हिसाब से सब वहाँ पे ढाल लिया, तब बहुत से इवेंट्स वहाँ पे, बहुत से काम हुए। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या उस वक्त हुआ था। 1877 में आपके वाइसरॉय लिटन, ठीक है, इन्होंने एक दरबार लगाया था और उसमें इन्होंने क्या किया था, इनकी जो क्वीन विक्टोरिया थी, ओके, वहाँ पे उनको इन्होंने इंडिया की एम्प्रेस के तौर पे इनको स्थापित किया था, दिखाया था कि इंडिया की जो है महारानी है। एंड रिमेंबर दैट कलकत्ता वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बट द ग्रैंड दरबार वाज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है 1877 में उस वक्त तक इनकी राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन उसके बाद भी जो इनका ग्रैंड ये सेलिब्रेशन हुआ, जहाँ पे कि इन्होंने अपनी रानी को ला के उसका दरबार लगाया था, सजाया था, वो इन लोगों ने कहाँ किया था,
दिल्ली में। कारण क्या था? आपको अच्छे से पता है, क्योंकि दिल्ली से ये अब सारी मुगल चीज़ों को हटाना चाहते थे, वहाँ पर ये अपने आधिपत्य को जो वहाँ पे शो करना चाहते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कारण दिया हुआ है, व्हाई वाज दिस सो? During the revolt, the British had realized that the Mughal emperor was still important to the people and they saw him as their leader. ठीक है, 1857 की क्रांति में उन लोगों को इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि आपके बहादुर शाह जफ़र थे और साथ में बहुत से ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे बाकी लोगों के साथ जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो इनको समझ में आ गया था कि जो मुगल एम्परर हैं वो अभी तक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ओके, तो इसीलिए इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि वे जो हैं अपनी ब्रिटिश शक्ति को बहुत चढ़ पढ़ के, मतलब बहुत ज़्यादा उसको लोगों को दिखाएं। ओके, शहर में ये अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते थे। राइट, ब्रिटिश पावर विद pomp and show in the city than Mughal emperors had earlier ruled, and the place where which had turned into a rebel stronghold in 1857। ठीक, यानी वे जगह जहाँ पे कि कभी मुगल एम्परर्स की तूती बोला करती थी, उनका एक ग्रैंड पैलेस था, उनका एक शाही जो पूरा एक जीवन चला करता था, तो उसके ऊपर ये अब अपनी ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पावरमेंट को दिखाना चाहते थे। ओके, अब देखिए 1911 में आपके जो किंग जॉर्ज थे, ठीक है, किंग जॉर्ज 5, इनका जो है इनको सिंहासन पहनाया, सॉरी, इनको मुकुट पहनाया गया था इंग्लैंड में। एंड द दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेशन। ठीक है, देखिए अब इनके जो राजा थे, किंग जॉर्ज 5, ये जो राजकुमार थे, इनको जब राजा बनाया गया तो इनको जब मुकुट पहनाया गया वो तो पहनाया गया था इंग्लैंड में, लेकिन जो दरबार सजा था, यानी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो उन्होंने कहाँ पे किया? वो दिल्ली में किया। ओके, द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड एट दिस दरबार। ठीक, तो ये जो इन्होंने दरबार लगाया उसके दो कारण थे। पहला कारण, ये मुगल एम्परर के पावर को हटा के उसके ऊपर अपना पावर सिद्ध करना चाहते थे कि अब हम यहाँ के रूलर्स हैं, और दूसरा ये जो हैं अब ये बताना चाह रहे थे, अनाउंस करना चाह रहे थे कि अब हमारी राजधानी कलकत्ता ना होकर अब दिल्ली कहलाएगी। ओके, अब देखिए इसमें इन लोगों ने न्यू दिल्ली को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया। New Delhi was constructed as a 10 square mile city on Resina Hill, south of the existing city. Two architects, Edward Lutyens and Herbert Baker, were called on to the design New Delhi and its building। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, आगे जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देंगे वहाँ पे भी क्वेश्चन लगातार आते हैं। ठीक है, कि जो आपका न्यू दिल्ली था उसको डिज़ाइन करने के लिए दो आर्किटेक्ट हैं, उनके नाम क्या हैं, तो ये आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। Now, the government complex in New Delhi consisted of a 2 mile avenue, Kingsway, now Rajpath, that led to the Viceroy's Palace, now Rashtrapati Bhavan, with the secretariat buildings on either sides of the avenue। ठीक है, अब ये आपको पूरा का पूरा एक ढांचा बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया। नाउ द फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वेर बोरोड फ्रॉम different periods of Indians imperial history, but the overall look was classical Greece 5th century BCE। ठीक है, अब ये जो फीचर्स इन लोगों ने लिए थे, अपनी जो सरकारी भवन इन्होंने बनाए थे, ये जो है इंडिया के ही इंपीरियल हिस्ट्री से उठाए थे, यानी हमारे ऐतिहासिक भवनों को ही इन्होंने ध्यान में रख के बनाया। लेकिन इनका जो ओवरऑल लुक था, ठीक है ना, वो एक वैसे क्लासिकल ग्रीस लुक था। ठीक है, 5th century BCE का। So, for instance, the central dome of the Viceroy's Palace was copied from the Buddhist stupa at Sanchi। ठीक, अभी बता रहे हैं आपको कि वाइसरॉय पैलेस जो बनाया गया उसका जो सेंट्रल डोम था, ठीक है, उसको इन्होंने कहाँ से नकल उतारी थी? उसको नकल उतारी थी इन्होंने सांची से, बुद्ध के स्तूपा से। एंड द रेड सैंडस्टोन एंड द कार्व्ड screens or jalis were borrowed from Mughal architecture। ठीक है, but the new buildings had to assert British importance। That is why the architect made sure that the Viceroy's palace was higher than Shah Jahan's Jama Masjid। ठीक, मैंने आपको जब भी पढ़ाया है चैप्टर्स में हिस्ट्री, तो मैंने आपको एक ख़ास बात कही है कि जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज़ थे, वो किसी बंदर से कम नहीं थे। ठीक है, बंदर होते हैं ना, उनको आदत होती है नकल करने की, तो ठीक ये काम इन लोगों का भी था, यानी नकल तो भरपूर करते थे, उसके बाद ही अपनी सुपीरियॉरिटी सिद्ध करने के लिए ये पूरी कोशिश किया करते थे। ठीक है, नकल तो इन लोगों ने पूरी कर ली, ठीक, उसके बाद भी ये अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते थे। तो इन लोगों ने एट लास्ट में क्या किया कि इनके जो वाइसरॉयस पैलेस था ना, उसको शाहजहाँ की जामा मस्जिद से बहुत बड़ा बनाया। ठीक है,
वो दिखाना चाहते थे कि उस टाइम की जो जामा मस्जिद वो सबसे बड़ी थी, उससे ज़्यादा बड़ी अब कौन है, वाइसरॉय का पैलेस है। ठीक। नाउ न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड। अब देखिए इन्होंने तकरीबन 20 साल का टाइम लिया न्यू दिल्ली को बनाने में। The idea was to build a city that was a stark contrast to शाहजहानाबाद। ठीक है। अब ये शाहजहानाबाद के चक्कर में पड़े हुए थे। ओके। देयर वे टू बी नो क्राउडेड मोहल्लाज। जैसे आपने शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे बहुत ही सघन आबादी थी, मोहल्लाज पूरे अ, आपस में बहुत सघन तरीके से बसे हुए थे। ठीक है, लोग बहुत पास पास रहते थे। तो उसका ये लोग क्या कर रहे थे, उसका टोटली अपोजिट बना रहे थे न्यू दिल्ली को। यानी शाहजहानाबाद में पहला डिफरेंस इन्होंने क्या बताया, शाहजहानाबाद में जिस प्रकार से बहुत क्राउडेड मोहल्लाज हुआ करते थे, तो इन्होंने जो न्यू दिल्ली बनाई वहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया कि वहाँ पे कोई भी क्राउडेड मोहल्ला नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड नो मेजेस ऑफ नैरो वेलेंस। ठीक है, पतली पतली गलियाँ वो इन्होंने नहीं बनाई जो कि शाहजहानाबाद में थी। एंड इन न्यू दिल्ली there were to be broad straight streets lined with sprawling mansions set in the middle of a large compound। ठीक है, इन्होंने पूरा ध्यान रखा कि जो आपकी गलियां होनी चाहिए वो पूरी चौड़ी होनी चाहिए और एकदम सीधी। ठीक है, वो सीधी होनी चाहिए और एक लाइन में, और साथ में इनके जो बड़े बड़े मैंशंस हों ये बड़े से कॉम्पाउंड एरिया में जो है बीच में बने। ओके। नाउ द आर्किटेक्ट्स वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कॉन्ट्रास्ट द चाउस ऑफ द ओल्ड दिल्ली। ठीक। तो अब ये जो न्यू दिल्ली बनाना चाहते थे, वहाँ पे जो आर्किटेक्ट थे वो इसको इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे थे कि जो न्यू दिल्ली है उसमें हर चीज़ सिस्टमैटिक हो, यानी प्रॉपरली हर चीज़ बनी हो, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी ना हो जैसे कि आपकी पुरानी दिल्ली थी। ठीक है, तो उसके एवज में जो है न्यू दिल्ली उससे बिल्कुल अलग होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत ही क्लीन और हेल्दी स्पेस होना चाहिए। ओके। द ब्रिटिश सॉ ओवरक्राउडेड स्पेसेस एज अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी द सोर्स ऑफ डिजीज। तो ब्रिटिशर्स ने देखा था कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है छोटे से स्पेस में बहुत क्राउडेड एरिया में रहती है, जिससे गंदगी फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, तो उस चीज़ों को इन्होंने बचाने की कोशिश की। दिस meant that the New Delhi had to have better water supply, sewage disposal and drainage facilities than the old city। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली को कंपेयर कीजिए कि क्या फ़र्क था दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आता है। राइट। अब इन्होंने पूरा इस बात की श्योरिटी रखी कि जो न्यू दिल्ली बने उसमें अच्छी खासी आपकी पानी की सप्लाई हो, आपका जो सेवेज डिस्पोजल हो, कूड़ा करकट गंदा पानी, ठीक, वो प्रॉपर उसका ड्रेनेज सिस्टम हो। ठीक है, वो अच्छे से हम कूड़ा कहाँ पे फेंक सकें, क्योंकि ओल्ड सिटी में इन्होंने जो चीज़ें देखी थी उसको उन्होंने न्यू दिल्ली में सुधारने की कोशिश की। और उन्होंने ये लिखा कि यहाँ पे जो सिटी पूरी तरीके से ग्रीन होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, यानी खूब सारे पेड़ हों, वहाँ पे पार्क्स हों ताकि लोगों को फ्रेश एयर मिल सके। ओके। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। राइट। तो ये थी ब्रिटिशर्स की न्यू दिल्ली एज द कैपिटल। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब ये बात कर रहे हैं भारत विभाजन की। ठीक। अब देखिए, अब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो किया, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही विभत्स, इसको दुर्घटना ही कहा जाएगा, बहुत विभत्स दुर्घटना ये हमारे भारतीय इतिहास में है, वो है विभाजन की। मतलब विभाजन के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारत के 2 हिस्से कर दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और इसमें जब आपका विभाजन किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अ, अपने आप को एक देश से दूसरे देश में जो है माइग्रेट करना शुरू किया, यानी मुस्लिम जो हैं पाकिस्तान की तरफ भागने लगे, और जो आपके हिंदूज थे वो हिंदुस्तान की तरफ भागने लगे। ओके। सो नाउ सी हियर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू अ मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ न्यू बॉर्डर। ठीक, मतलब इसमें बहुत बड़ी संख्या थी, एक दो लोग नहीं थे, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन मूव कर रही थी। ठीक, वो भी ऐसे टाइम में जब पूरी तरीके से आपकी भारत की व्यवस्था आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तौर पे पूरी तरीके से चरमराई हुई थी। ठीक है, इसमें इतनी ह्यूज पॉपुलेशन आपके भारत के अंदर एंटर कर रही थी। एज ए रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली स्वेल्ड। ठीक, अब जब लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए तो दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक। अब जिस तरह की काम लोग करते थे वे बदल गए, लोगों की सभ्यता, लोगों की संस्कृति अलग हुई। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो सालों से बसे हुए थे, जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो वहाँ से हिंदूज थे वो वहाँ का कल्चर लेकर आ रहे थे, पाकिस्तान का कल्चर लेकर आ रहे थे। तो वो कल्चर अब यहाँ दिल्ली में नज़र आने लगा। उनके काम अलग हो गए, क्योंकि हो सकता था भाई वहाँ पे वो
खेती बाड़ी कर रहे हों या फिर वहाँ पे वो ज़मींदार हों, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हों, लेकिन अब चूंकि पार्टीशन हो गया, उनकी ज़मीन ज़्यादा छूट गई, तो दिल्ली में आने के बाद अब वो क्या करेंगे? हो सकता है ठेले लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हों, या दुकान खोली हो, या मोची का काम कर लिया हो, यानी कुछ भी काम जो है उन लोगों के, यानी न्यू चेंजेस, यानी सब नए नए काम लोगों को मिले, यानी जिसको जो समझ में आया, जिस प्रकार से अपने आप को हम जिंदा रख सकते हैं, लोगों ने करना शुरू किया। लोगों का कल्चर डिफरेंट देखने में आ गया। ओके, सो नाउ डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फियर्स राइटिंग बिगैन। उसके थोड़े ही दिन के बाद बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली वे किल्ड एंड देयर होम्स लूटेड एंड बर्न्ड। हजारों की संख्या में दिल्ली में लोग मारे गए, उनके घरों को जलाया गया, उनको लूट लिया गया। एज स्ट्रीम्स ऑफ मुस्लिम्स लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, their place was taken by equally large number of Sikh and the Hindu refugees from Pakistan। देखिए, यहाँ पे लोग जो हैं एक्सचेंज हो रहे थे। जैसे आपकी बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम जो दिल्ली में रहा करते थे वो पाकिस्तान चले गए, तो अब उनके घर जो हैं वो खाली हो गए। तो उनका जो घर खाली था उसको किसने ऑक्यूपाई किया? वे सिख और वे हिंदू जो कि पाकिस्तान में रहते थे, ठीक है, वो पाकिस्तान से जब आपके भारत में आए तब उन्होंने उसके घर में क्या किया? शरण लिया। ठीक है। Now, refugees roamed the streets of Shahjahanabad searching for empty homes to occupy। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनके पास अपना घर द्वार तो है नहीं, उनको जो भी खाली घर मिलता था वो ढूंढते थे कि हमको कोई खाली जगह मिले तो हम वहाँ पे अपने सर छुपा सके, अपने परिवार को वहाँ पे रख सकें। एट टाइम्स दे फोर्स्ड मुस्लिम्स टू लीव और सेल देयर प्रॉपर्टी। इसमें कई बार ऐसा भी होता था कि जो मुस्लिम भारत छोड़ के गए नहीं, उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से खदेड़ा जाता था ताकि वो घर छोड़ दें या तो हमको अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। ओवर टू थर्ड्स ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड। दो तिहाई तकरीबन आपकी दिल्ली की जो मुस्लिम आबादी थी वे सब वहाँ से चले गए। एंड ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वेयर अबेंडेड। ठीक है, 44,000 घर जो थे वे पूरे आपके खाली हो गए, वो वीरान हो गए। नाउ टेरराइज्ड मुस्लिम्स लिव्ड इन मेकशिफ्ट कैंप्स टिल दे कुड लीव फॉर पाकिस्तान। अब इसमें जो मुस्लिम थे जो हिंदुस्तान में रह गए थे, कुछ लोग उनको मार रहे थे, डरा रहे, तो वे अपनी जान बचा के बेचारी कैंप्स में लोगों ने शरण ली और तब तक वहाँ पे छुपे रहे जब तक कि उनको पाकिस्तान जाने का मौका ना मिले। ठीक है, तो ये परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा उस टाइम विपत्स थी। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक, अब ये दिल्ली जो है अब एक शहर बन गया किसका? रेफ्यूजीज का। रेफ्यूजीज मतलब कौन होते हैं? दूसरे देशों से आके आपके देश में शरण लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे संख्या देखिए, 5 लाख के लोग तकरीबन वो आपकी दिल्ली की पॉपुलेशन में आके ऐड हो गए, विच हैड लिटिल ओवर 8 लाख पीपल इन 1951। ठीक है, किस प्रकार से आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ी है। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स वेयर फ्रॉम पंजाब। अब सबसे ज़्यादा जो लोग आए थे वे आए थे आपके पंजाब से। ठीक, दे स्टेड इन कैंप्स, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन्स। ठीक है, अब ये लोग कहाँ रह रहे थे? ये कहीं पे कैंप लगाए वहाँ पे रहते थे, या स्कूलों में शरण लेते थे, या मिलिट्री बैरक्स हैं, छावनी है, या गार्डन है, ठीक, कहीं भी ये लोग रह रहे थे इस इंतज़ार में कि तब तक उनका कोई नया घर बन जाएगा। सम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई द रेसिडेंसेस दैट हैड बीन वैकेनेटेड। इसमें से कुछ लोगों को ऐसा मौका मिल जाता था कि कोई अगर वैकेटेड यानी कोई खाली घर मिलता तो उसमें जाके वो लोग घुस गए। एंड अदर्स वेयर हाउस्ड इन रेफ्यूजी कॉलोनीज। अब कुछ रेफ्यूजी कॉलोनीज भी बनाई गई जहाँ पे जाके कुछ लोगों ने रहना शुरू किया। अब कुछ न्यू कॉलोनी इसी में डेवलप हुई, जैसे आपका लाजपत नगर, तिलक नगर, जो कि इस टाइम आपका उभर के आया। Now shops and stalls were set up to cater to the demands of the migrants. Schools and colleges were also opened. अब जिस प्रकार से आपकी जनसंख्या माइग्रेट होके भारत में आई, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से नई नई दुकानें खुली गई, स्टॉल लगाए गए ताकि उनकी ज़रूरत का सामान उनको मुहैया कराया जा सके। फिर उनके बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज भी धीरे धीरे खोले गए। नाउ द स्किल्स एंड द ऑक्यूपेशंस ऑफ द रेफ्यूजीज वेयर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल दे रिप्लेस। ठीक है, भाई सही बात है। अब जो दूसरे देश के लोगों से आए हैं इस देश में, वो ना जाने कौन सा काम करते थे, उनके पास कौन सी स्किल है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अलग थी। और वे लोग जो यहाँ से देश छोड़ के चले गए थे, वो और ये इनमें बहुत फ़र्क था। मतलब वो अपनी स्किल वहाँ लेके चले गए और वहाँ से लोग अपनी स्किल लेकर यहाँ पर आए, अपने काम धंधे लेकर आए, मतलब जो पूरी तरीके से आपस में मेल जोल नहीं था, यानी पूरे अलग थे। सो मैनी ऑफ द मुस्लिम्स हु वेंट टू पाकिस्तान वेयर आर्टिसंस। अब देखिए, अब यहाँ पे भारत से जो पाकिस्तान गए थे उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कारीगर थे। ठीक है, छोटे छोटे आपके व्यवसायी थे, आपके मजदूर थे। अब जो न्यू माइग्रेंट्स जो दिल्ली में आए थे
ठीक है? अब ये कौन थे? ये गाँव के बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, छोटे-छोटे आपके शॉपकीपर्स थे, ओके? सो पार्टीशन चेंज्ड देयर लाइव्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, ठीक है? अब देखिए वहाँ से आने वाले लोग, ठीक? जो कि एक बहुत बड़ा जिनका एक अपना ऑक्यूपेशन था, भई वो लॉयर हैं, टीचर हैं, ट्रेडर हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं। लेकिन अब जब चूँकि पार्टीशन हो गया, उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई, तो अब क्या हुआ, उनका काम-धंधा पूरे तरीके से चेंज हो गया। उनको नए-नए काम ढूँढने लगे, यानी क्या, क्या काम लिया उन्होंने? हॉकर्स, हॉकर्स यानी जो यहाँ-वहाँ घूम-घूम के छोटे-मोटे सामान बेचते हैं, वेंडर्स, ठीक है? ठेला लगाने वाले, कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ्स, मैनी हाउएवर प्रॉस्पर्ड इन देयर न्यू बिजनेस, ठीक है? तो कुछ लोग यहाँ पे अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ लोग इन्हीं छोटे मोटे धंधों से धीरे धीरे अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ने लगे और उनका बिजनेस भी फलने फूलने लगा। ओके, नाउ द लार्ज माइग्रेंट्स माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलिeu ऑफ दिल्ली। अब चूंकि पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो इससे आपका दिल्ली का जो सामाजिक आपका एक तौर तरीका था, जो उसकी सामाजिक वर्ग था, उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव देखने में आया। एंड अर्बन कल्चर largely based on Urdu was overshadowed by the new taste and sensibilities, ठीक है? अब देखिए जहाँ पे कि उर्दू का बोलबाला था उस वक्त दिल्ली में, अब उसमें लोगों के टेस्ट पूरी तरीके से बदल गए, ठीक है? और उनकी जो भी खाने की आदतें थीं, कपड़ा पहनना, उनके आर्ट, सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया, ठीक है? तो ये था सिनेरियो आपका दिल्ली में पार्टीशन के बाद। अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक, दैट इज़ द इनसाइड द ओल्ड सिटी, ठीक है? अब जो ओल्ड सिटी है, उसके अंदर ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मीनवाइल व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड सिटी। अभी तो इन्होंने न्यू दिल्ली की बात की, ठीक? अब ओल्ड सिटी जो थी वहां पे क्या हो रहा था, दैट हैड बीन शाहजहानाबाद, ठीक है? अब शाहजहानाबाद में पलट के आ गए। इन द पास्ट मुगल दिल्लीज famed canals had brought not only fresh drinking water to homes but also water for other domestic uses, ठीक है? अब ये बात कर रहे हैं इतिहास में पीछे चले गए यहाँ पे, तो ये बात कर रहे हैं कि मुगल के टाइम में जो आपके कैनल्स बने थे, ठीक है, पानी की सप्लाई के लिए, तो कैनल्स के द्वारा लोगों को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी मिलता था उनके घरों में, ठीक है? और बाकी सारे काम उनके इस कैनल के पानी से हुआ करते थे। सो दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज नेग्लेक्टेड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है? अब देखिए 19वीं शताब्दी तक ये जो आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी कैनल्स की पानी की सप्लाई के लिए, ये पूरी तरीके से नेग्लेक्ट की गई। नाउ द सिस्टम ऑफ वेल्स और बाउलीज ऑल्सो ब्रोक डाउन, ठीक है? अब आपका जो कुआं था, कुआं जिसको कि बॉलीज भी कहते हैं, इसका जो सिस्टम था वो टूट फूट गया। नाउ द चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट कॉल्ड एफ्लुएंस वे डैमेज। अब जो नालियाँ बनी हुई थी भी घर का गंदा पानी ले जाने के लिए, वो टूट गई। सो दिस वॉज एट अ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, ठीक है? अब इस टाइम में लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सो द ब्रोकन डाउन कैनल्स कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ दिस रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है? अब नालियाँ टूट फूट गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम टूट गया है, कुएं टूट गए हैं, कैनल्स टूट गए हैं और आपकी पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से इस सिस्टम पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ। सो एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द शाहजहानी ड्रेन्स वेर क्लोज्ड। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जितने भी शाहजहानाबाद के पहले के जो ड्रेन्स थे, ठीक है, वे सारे के सारे बंद हो गए एंड न्यू सिस्टम ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए इन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ द ओपन सरफेस ड्रेन्स, यानी खुले सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे आपका गंदा पानी खुले में रहेगा। दिस सिस्टम टू वॉज सून ओवर बंडर्ड, लेकिन अब जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो ये बेचारा भी कब तक झेलेगा, ठीक है? तो ये भी पूरी तरीके से भर गया। एंड मेनी ऑफ द वेल्दियर इनहेबिटेंट्स कंप्लेंट अबाउट द स्टेंच ऑफ रोड साइड प्रिविस एंड द ओवरफ्लोइंग ओपन ड्रेन्स। अब इसमें जो बहुत से आपके अमीर लोग थे, जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, उन्होंने फिर शिकायत शुरू करनी की कि रोड साइड में जो खुली नालियाँ बह के जा रही हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, ठीक है? और उसमें ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सो द दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी वॉज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो काम था म्यूनिसपैलिटी का, दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी, वो बिल्कुल भी इसके अंदर पैसा खर्चा नहीं करना चाहती थी कि वो ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा से रिपेयर कराए। एट द सेम टाइम दो मिलियंस ऑफ रुपीज वेयर बीइंग स्पेंट ऑन ड्रेनेज सिस्टम इन द न्यू दिल्ली एरिया, ठीक है? अब देखिए ये आपको कंपेयर कर रहे हैं।
ओल्ड सिटी में जहाँ पे एक पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे थे अंग्रेज, वहीं पे न्यू दिल्ली में यहाँ पे इन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस खर्चे कर दिए। क्या कारण था? क्योंकि न्यू दिल्ली अब इनका कैपिटल बन चुका था। अब इनको ओल्ड सिटी से कोई भी लेना देना नहीं था। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज। ओके, नाउ the Mughal aristocracy in the 17th and 18th centuries lived in grand mansions called Havelis. अब आपको अच्छे से पता है कि आपकी जो मुगल्स थे, जो नवाब थे, 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये बड़ी बड़ी हवेलियों में रहा करते थे। ओके, अ मैप ऑफ द मिड 19th सेंचुरी शोड एट लीस्ट 100 सच हवेलीज विच वेयर लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स विद मैंशंस, कोर्टयार्ड्स एंड फाउंटेन्स। ठीक है, अब ये मैप जो है मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने शो किया, इसमें दिखा रखा है कि नवाबों की जो हवेलियां थी, तकरीबन 100 से ज़्यादा हवेलियां दिखा रखी हैं, जिनके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनी रहती थी और बड़े से कॉम्पाउंड एरिया में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी थी, जहाँ पे खूब चौड़े कोर्टयार्ड थे और खूब सारे फाउंटेन लगे रहते थे। ठीक है, हवेली हाउस्ड मेनी फैमिलीज, इसमें बहुत सारे परिवार रहते थे। ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे यू रीच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड। अब जैसे ही आप गेट के अंदर से हवेली में घुसेंगे, तो आप जैसे ही एंटर करेंगे गेट के अंदर, आपके सामने एक बड़ा सा कोर्टयार्ड रहता था। ठीक, और ये आपका किससे घिरा रहता था? पब्लिक रूम से। और ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि जितने भी विजिटर आए, मिलने वाले लोग, जो भी बिजनेस के पर्पज से, ठीक है, या किसी भी काम के लिए आए, वो इन्हीं बाहर के पब्लिक रूम्स में रहें। और एक्सक्लूसिवली ये जो है मेल्स के लिए बनाया रहता था। सो द इनर कोर्टयार्ड विद इट्स पेविलियंस एंड रूम्स वाज मेंट फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड। अब जो अंदर का कोर्टयार्ड था, वो मेनली किसके लिए था? औरतों के लिए था। सो रूम्स इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेस एंड वेरी लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अब जो कमरे हुआ करते थे हवेली के, ये हर तरीके से यूज़ में आते थे और इसमें जो है फर्नीचर थोड़ा सा कम हुआ करता था। इवन इन द मिड 19th सेंचुरी, कमर अल दिन खान्स हवेली हैड सेवरल स्ट्रक्चर्स विद इन इट एंड इंक्लूडेड हाउसिंग फॉर द कार ड्राइवर्स, टेंट पिचर्स, टॉर्च bearers as well as for the court accountants, clerks and household सर्वेंट्स। ठीक है ना, अब मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। कमर अल दिन खान की जो हवेली है, ठीक, उसके अंदर जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। ठीक, अब इसमें देखिए इन्होंने जो भी कमरे बना रखे थे, घर बना रखे थे, उसमें कार ड्राइवर के लिए, टेंट पिचर्स के लिए, टॉर्च बेयरर्स के लिए, मतलब जो भी काम काज करने वाले हैं, सब के लिए उसके अंदर व्यवस्था रहा करती थी। सो मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स, अमीर्स मतलब नोबल मैन, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं, दे वेयर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स अंडर कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ये जो इनकी शाही अ, रहने के तौर तरीके थे, अंदाज थे, ये ब्रिटिश पावर आने के बाद पूरी तरीके से धूमिल पड़ गए। ठीक है, अब जब ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशंस के लोगों को फॉलो करना पड़ा, इनके ऊपर बंदिशें लग गई, इनके पावर कम हो गए, ठीक है, इनकी सुविधाएं इनसे छीन ली गई, तब इनके लिए बहुत मुश्किल था कि इतनी बड़ी हवेली, इतने बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट लेके बैठे हैं, वो इसको अब मेंटेन कर सकें। सो हवेलीज देयरफॉर बिगैन टू बी सब डिवाइडेड एंड सोल्ड। तो अब मजबूरी वश क्या करना है इनको, क्या करना लगा इनको, हवेली को इन लोगों ने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने इसको बेच दिया। Often the street फ्रंट ऑफ द हवेलीज बिकेम शॉप्स और द वेयर हाउसेस। अब हवेली के सामने की जो गलियां थी, जो स्ट्रीट थे, ठीक है, वहाँ पे दुकानें खोल दी गई या फिर वहाँ पे गोदाउन टाइप बना दिया गया। एंड सम हवेलीज वेर टेकन ओवर बाय द अपकमिंग मर्चेंटाइल क्लास बट मेनी फेल इनटू डिके एंड डिसयूज। अब इसमें से बहुत सी हवेलीज थी जो कि कुछ अच्छे खासे लोगों के द्वारा खरीद ली गई और कुछ जो है वे टूट फूट के खराब हो गई। द कॉलोनियल बंगलो वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेली। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स अपने लिए बंगला बनाते थे, ठीक है, वे जो हैं इन नवाबों की हवेली से बहुत अलग हुआ करते थे। किस प्रकार से? देखिए, मेंट फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली, अभी देखा आपने, ठीक है, ये भी एक कंपैरिजन में आ सकता है। ठीक है, कंपेयर द हवेलीज, द मैंशंस ऑफ द मुगल एरिस्टोक्रेसी विद द कॉलोनियल बंगलोज। ओके, तो इसमें देखिए, अब पहले जैसे इन्होंने बताया था कि जो मुगल एरिस्टोक्रेसी के आपकी हवेली हुआ करते थे, वहाँ पे परिवार आपका बहुत बड़ा था, बहुत सारी फैमिलीज रहा करते थे। लेकिन जो कॉलोनियल बंगला, जो अंग्रेजों का बंगला हुआ करता था, वे वहाँ पे वन न्यूक्लियर फैमिली यानी एक छोटा सा परिवार रहता था। ठीक है, एंड इट वॉज ए लार्ज सिंगल स्टोरीड। अब वहाँ तो बहुत सारे कमरे रहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा सिंगल स्टोरीड मकान, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड विद अ पिच रूफ एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 acres ऑफ ओपन ग्राउंड। ठीक है, यानी इसका जो लेंथ था, यानी ये इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी की आपकी हवेलियाँ हुआ करती थी। एंड इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स एंड बेडरूम्स एंड अ वाइड वेरांडा।
ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके रहने के लिए अलग कमरा, खाना खाने के लिए कमरा, आपका सोने के लिए अलग कमरा, ठीक है, और एक बड़ा सा वरांडा इसमें बाहर सेपरेट हुआ करता था। नाउ running in the front and sometimes on three sides. Kitchens, stables and servants' quarters were in a separate space from the main house. यहाँ पे देखिए, अभी जैसे आपने पढ़ा था, नवाबों ने क्या कर रखा था, अपनी हवेली में ही सबका इंतजाम कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो अपना बंगला बनाया, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, किचन में काम करने वाले जो सर्वेंट्स और बाकी जो काम करने वाले लोग थे, उनको इन्होंने सेपरेट क्वार्टर दे दिया था, यानी अपनी मेन हाउस जो उनका था उससे अलग इनके सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। द हाउस वॉज रन बाय डजन्स ऑफ सर्वेंट्स, और इनके घर में बहुत सारे नौकर हुआ करते थे, राइट। तो ये नौकर घर का सारा काम करते थे, और इनकी जो वाइफ्स थी, जो इनकी फेयर लेडीज थी, वे क्या करती थी। सो द वुमन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सैट ऑन द वेरेंडास टू सुपरवाइज टेलर्स और द अदर ट्रीट्स। इनकी जो घर की लेडीज थी, ये अक्सर अपने वरांडा में बैठ के जो इनके काम करने वाले थे, कपड़े सीने वाले या फिर जो बाकी ट्रेड वगैरह कैरी करते हैं, उसके काम को देखा करती थी, ठीक है। तो अभी आपका अ, एक टॉपिक और रह गया है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। द म्यूनिसपैलिटी बिगिन टू प्लान। अब देखिए, द सेंसस ऑफ 1931, ठीक। अब 1931 में आपकी जो सेंसस हुई, इसने आपको क्या बताया, दैट द वर्ल्ड सिटी एरिया वॉज हॉरिबली क्राउडेड विद एज मैनी एज 90 persons पर एकड़, वाइल न्यू दिल्ली हैड ओनली अबाउट 3 persons पर एकड़। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो 1931 में आपकी जनसंख्या, ठीक है, जब आपका उसका काउंटिंग हुआ, सेंसस हुआ, उसने बताया कि जो आपकी पुरानी दिल्ली थी, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लोग ठुसे हुए थे, यानी 90 लोग आपके पर एकड़ में रह रहे थे, जबकि न्यू दिल्ली में आपके पर एकड़ में मात्र 3 लोग रह रहे थे। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस था। सो द पुअर कंडीशंस इन द वर्ल्ड सिटी हाउएवर डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपैंडिंग। अब इतना बुरा स्थिति है, उसके बाद भी आपकी जनसंख्या बढ़नी नहीं रुक रही थी। सो इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वॉज प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, ठीक है। 1888 में आपकी एक्सटेंशन स्कीम लॉन्च की गई, इसका नाम था लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, और इसको प्लान करने वाले कौन थे, रॉबर्ट क्लार्क फ्रॉम द वर्ल्ड सिटी रेसिडेंट्स, ठीक है। इन्होंने एक प्लानिंग की, एक स्कीम निकाली उन लोगों के लिए जो कि वर्ल्ड सिटी के रहने वाले थे। किसने, रॉबर्ट क्लार्क ने। द आइडिया वॉज टू ड्रॉ रेसिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी to a new type of market square around which shops would be built. Streets in this redevelopment strictly followed the grid pattern and were of identical width, size and character, ठीक है। अब इनके हिसाब से इन्होंने जो है नए तरीके से इन लोगों को स्थापित करना शुरू किया, यानी पुराने शहर से हटा के एक नई तरीके के एक मार्केट स्क्वायर में लाके इन लोगों को इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, जहाँ पे जो है नई दुकानें बनाई गई, और जो आपकी स्ट्रीट्स बनी, ठीक है, वो ग्रिड पैटर्न पे बनी, ओके। और इनकी जो विड्थ, साइज और कैरेक्टर था वो एक जैसा हुआ करता था, राइट। एंड द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड्स, क्लार्कीगंज, एंड द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड, राइट। अब देखिए ये जो डेवलपमेंट हुआ, का क्या कहा गया इसको, क्लार्कीगंज, remained incomplete and did not help to decongest the old city। अब ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये जो है अब कंप्लीट नहीं हो पाया, और इसने ओल्ड सिटी को जो डिकंजेस्ट करने की कोशिश हो रही थी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। इवन इन 1912 वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन दीज न्यू एरियाज लोकेलिटीज वाज वेरी पुअर, यानी इतना करने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ की समस्या वैसी की वैसी बनी रही। Now, the Delhi Improvement Trust was set up in 1936। अब 1936 में इन्होंने फिर से क्या किया, एक कोशिश और की, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सेटअप किया, एंड इट बिल्ट एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर wealthy Indians. Houses were grouped around parks. Within the houses, space was divided according to the new rules of privacy. Instead of spaces being shared by many families or groups, now different members of the same family had their own private spaces within the home, ठीक है। अब इन लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश करके जो आपके दरियागंज एरिया था वहाँ पे इन्होंने कुछ नया ऐसा बिल्ड किया, ऐसा नया कंस्ट्रक्शन किया, जिससे कि वहाँ के जो अमीर इंडियंस थे, जो पैसे वाले थे, ठीक है, उनके घरों को जो है उनको पार्क्स के पास लाके बना दिया, ठीक। और ये जो है उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रख के किया गया, यानी अब जैसे कि वो एक जगह पे बहुत सारे परिवार रहा करते थे ग्रुप्स में, तो अब ऐसा नहीं था, एक ही परिवार के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स थे उनके अपने अपने निजी स्पेस हुआ करते थे उनके एक ही घर में, ठीक है।
तो ये था आपका दिल्ली, पुराना दिल्ली का कंस्ट्रक्शन, नई दिल्ली का कंस्ट्रक्शन। और अब आपका जो आखिरी टॉपिक रह गया है वो है आपका हर्बर्ट बेकर इन साउथ अफ्रीका। ओके, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ सी हियर, सो दिस इज द फिगर नाउ। Look, in the early 1890s, a young English architect named Herbert Baker, ठीक है। अभी हर्बर्ट बेकर आपको याद है, देखिए अभी इनके बारे में क्या कहा जा रहा है 1890s में, ठीक है। इंग्लिश आर्किटेक्ट थे, इनका नाम था हर्बर्ट बेकर। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, ये काम की खोज में साउथ अफ्रीका गए। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट बेकर केम इन टच विद के कैसल रोड्स, द गवर्नर ऑफ केप टाउन, ठीक। अब जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचे तो यहाँ पर इनकी मुलाकात सेसिल रोड से हुई, जो कि केप टाउन के गवर्नर थे। who inspired in Baker a love for British Empire and an admiration for the architectural heritage of ancient Roman Greece। अब होता है ना, हम किसी के संपर्क में रहते हैं तो उसकी सोबत में रह के उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, तो उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इनके मन में ब्रिटिश एम्पायर के प्रति प्रेम की भावना जगाई। इनको लगाव हुआ ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, और एक आर्किटेक्चरल हेरिटेज था प्राचीन रोम का और ग्रीस का, उसके प्रति इनके अंदर जो है थोड़ा सा आकर्षण पैदा हुआ। तो अब जब आप फिगर 17 देखते हैं, ओके, it shows the Union building that Baker designed in the city of Pretoria in South Africa. It used some of the elements of ancient classical architecture that Baker later included in his plans of the Secretariat building in New Delhi। आपको याद आया हर्बर्ट बेकर, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से उठाया इसको देखिए। द यूनियन बिल्डिंग वॉज ऑल्सो लोकेटेड ऑन अ स्टीप हिल एज इट द सिक्रेटेरिएट बिल्डिंग इन द न्यू दिल्ली। नाउ फिगर 16, इसकी बात कर रहे हैं। हैव यू नॉट नोटिस दैट पीपल इन द पोजिशंस ऑफ पावर want to look down on others from above rather than up towards them from below? The Union Building and the Secretariat were both built to the House Imperial Offices, ठीक है। अब ये देखिए, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर जो लोग जो ऊंचे तबके पे होते हैं, यानी जो वेल्दियर सेक्शन होता है, वे हमेशा एक ऊंचे पोजीशन पे रहना चाहते हैं, यानी ऊंचे पे खड़े होकर अपने से नीचे लोगों को देखना चाहते हैं, यानी झुक के देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम गर्दन उठा के उन लोगों की तरफ देखें, यानी वो अपनी गर्दन झुका के नीचे की तरफ देखना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपका लास्ट टॉपिक एंड आई होप योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। तो अभी इसमें आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। अभी कॉलोनियल रूल में, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों आपके जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मॉडर्न सिटीज़ थे वो क्यों एमर्ज कर रहे, सॉरी, क्यों वो जो है डेवलप कर रहे थे, क्यों वहाँ पे आपकी सिटीज़ जो हैं वो ग्रोन अप हो रही थी, और ऐसा इंडियन सिटीज़ के साथ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। यू हैव द आंसर, राइट। देन दे मे आस्क यू द मीनिंग ऑफ डी अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब प्रेसिडेंसी उन्होंने कहाँ किसको बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आपसे शाहजहानाबाद के बारे में पूछा जा सकता है कि शाहजहानाबाद के स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ पे किस प्रकार से कैसी चीज़ें बनी हुई थी, फिर वहाँ पे डिफरेंसेस कैसे थे, ठीक है। तो डिफरेंसेस में आप रिच और पुअर के घरों के बारे में बता सकते हैं, प्लस वहाँ पे जो डिलाइट्स थे, एन्जॉयमेंट थी, वो बस कुछ ही व्यक्तियों द्वारा एंजॉय किया जाता था, ठीक है। अब आगे फिर आपने देखा कि जब तक कि आपकी कैपिटल थी कलकत्ता, तब तक अंग्रेज़ों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन 1911 में जब दिल्ली उनकी कैपिटल बन गई, उसके बाद उन लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचा। और उसके बाद ब्लैक एरियाज़ और वाइट एरियाज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर रिनाइसेंस पीरियड यू शुड नो ऑफ दिल्ली रिनाइसेंस, ठीक है। और दिल्ली कॉलेज कब स्थापित किया गया था और इसकी खासियत क्या थी, यू शुड नो दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो आपकी 1857 की जो क्रांति हुई, ठीक, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया था दिल्ली के लोगों के साथ, ये आपको पूरा दिमाग में रहना चाहिए, राइट। अब देखिए, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुग़लों के नामो निशान मिटाने के लिए किस प्रकार के काम किए, यू शुड नो दिस, ओके। ये आपका पूरा यहाँ पे आप बता सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से इन लोगों ने मस्जिदों को नष्ट किया, ठीक है। इनफैक्ट हाँ, टेम्पल को उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उनको लूटा ज़रूर था इन लोगों ने, ओके। और फिर आपका जो मस्जिद थी उनको बेकरी में कन्वर्ट किया, आपके जो उनकी सैनिक छावनी बना दी थी, उनके कैनल्स फिलअप कर दिए थे, ठीक है, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ योर, फिर यहाँ पे आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है कि जो ग्रैंड दरबार इनका लगा, ठीक है, वो क्यों ऐसा क्यों था कि जब इनकी राजधानी उस वक्त कलकत्ता थी तो उन्होंने ये ग्रैंड दरबार जो है दिल्ली में क्यों लगाया, सो यू हैव द आंसर हियर, ठीक है।
अब ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर का नाम आएगा जिन्होंने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट और आपको इसमें क्या देखना है। हाँ, आपका ओल्ड सिटी, आपका जो न्यू दिल्ली था उसको बनने में तकरीबन 20 साल का टाइम लगा था। ठीक है, और आपको फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली को कंपेयर करना होगा बाद में। और दूसरा, जो पार्टीशन के टाइम में आपकी क्या हालत थी, ठीक है, पार्टीशन में किस प्रकार से जो आपकी सामाजिक स्थितियाँ थी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज योर, आपको कंपेयर करना होगा ओल्ड सिटी, यानी ये फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि ओल्ड सिटी की कंडीशंस बताइए कि वहाँ पे किस किस प्रकार के कंडीशन जो है, लिविंग कंडीशन पुअर थे, कैसे पुअर थे। तो यू शुड नो द सिस्टम देयर। फिर आपकी जो हवेलीज थी, मुगल एरिस्टोक्रेसी की जो हवेली थी, ओके, वो आपके जो है कॉलोनियल बंगलों से किस प्रकार से अलग थी। यू शुड नो हाउ टू कंपेयर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है वो निकल के आपके आ सकते हैं, राइट। अब ये आपका जो है, इसमें आपको पता होना चाहिए ये जो आपकी स्कीम इन्होंने निकाली थी, ओके, 1888 में लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, इसको किसने निकाला था और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या करने की कोशिश की और एक किस प्रकार से आपका फेलियर रहा, राइट। सो दिस इज़ योर होल चैप्टर एंड आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। और अब अगली क्लास में हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7। सो टिल दैट टाइम, till my next video comes, we'll meet again, and till that time, see you, bye bye.